हेलो चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आज हम फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका फर्स्ट लेक्चर है ये। इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशंस। ये इसमें कवर करेंगे हम, जो अपना ये लेक्चर होगा इसमें। तो अब से क्या करेंगे, एक मैथ्स का चैप्टर पढ़ाएंगे और एक पढ़ाएंगे फिजिक्स का चैप्टर, और जो केमिस्ट्री बचेगी उसको पढ़ाएंगे। ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। सो दैट कि इंटरेस्ट बना रहे इन दोनों में अपना। अगर मैथ्स कर रहे हैं उसमें तो इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, तो इसलिए मैं ये फिजिक्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ साथ ही साथ, ठीक है। तो दिया हमें फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप्स। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं वो बताना हमें। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें और जो अपने फिजिकल लॉज हैं उनको डिस्क्राइब भी करें, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द क्वांटिटीज विच कैन, लिख देता हूँ इधर, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट and describes the laws of physical laws, describe the physical laws called physical quantity। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने तीन टाइप की हो सकती हैं। जैसे इसमें ये दिया हमें, क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम लेंथ मेजर करें तो उसके लिए हम मीटर स्केल का यूज़ कर सकते हैं। अगर मास मेजर करें तो उसके लिए हम जो वेट आते हैं अपने, जो जैसे 1 kg हो गया, 2 kg हो गई, ये ऐसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आजकल तो वो मशीन भी आई हुई है, वेइंग मशीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मास ऑफ एलिफेंट निकालना है या फिर फिजिकल क्वांटिटी जैसे पी क्यू, ये आएगा एन और ये हो जाएगा यूनिट, और ये है कितने टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स। तो इसको मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, किसी यूनिट से कंपैरिजन करना ही फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। जैसे ये इसमें है फिजिकल क्वांटिटी, ये तो हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटी, और जो ये एन हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स, कितने गुना है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स। और ये हो जाएगी अपनी यूनिट, बेसिक यूनिट या फिर कंपैरिजन। किसके कंपैरिजन में बता रहे हैं वो भी, ये हो जाएगा अपना यू। जैसे फॉर एग्जांपल हम वेट ऑफ एलिफेंट निकालें तो वेट ऑफ एलिफेंट बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं बकरी के कितने गुना, 150 गुना है, तो 150 टाइम्स, और वेट ऑफ गोट, ठीक है। तो जो वेट ऑफ एलिफेंट है ये हमारा हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, और जो ये 150 है ये हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स, और जो वेट ऑफ गोट है ये हो जाएगा कंपैरिजन जिससे कर रहे हैं, या फिर बेसिक यूनिट, या फिर ये बन जाएगी यूनिट। एक दूसरा देख लेते हैं, जैसे वेट ऑफ ह्यूमन कितने गुना, 2 गुना मान लेते हैं इसका गोट का, तो वेट ऑफ ह्यूमन बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ गोट, ठीक है। तो जो वेट ऑफ ह्यूमन है ये फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी, और जो वेट ऑफ गोट है ये बन जाएगा यूनिट, बेसिक यूनिट हो जाएगा, और टू हो जाएगा ये नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। इसके टाइप ऑफ देख लेते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके टाइप्स कितने हैं। जैसे टाइप्स यहीं पे बता देता हूँ इसके। तो ये पी क्यू
या फिर ये फिजिकल क्वांटिटीज के 3 टाइप होते हैं। ये हो जाएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल पी क्यू, और जो दूसरी हो जाएगी वो हो जाएगी डिराइव्ड पी क्यू, और जो तीसरी होगी वो आ जाएगी अपनी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, SUPPLEMENTERY, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, 3 प्रकार की क्वांटिटीज है अपने पास। जो फंडामेंटल है वो तो अपने आप में किसी से बन नहीं सकती वो, ठीक है, वो सिंगल है। और जो ड्राइव्ड है वो उसके बाद जो भी बनेंगी, जैसे फंडामेंटल से जो भी बनेंगी ना वो ड्राइव्ड यूनिट आएंगी। और जो सप्लीमेंट्री है इसमें 2 एंगल है, एक तो हो जाएगा अपना प्लेन एंगल और एक हो जाएगा अपना सॉलिड एंगल। ठीक है, इनका बताता हूँ अभी। नेक्स्ट पेज में देखेंगे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, तो ये इंडिपेंडेंट है इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखें हम, तो लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on any other physical quantity. The physical quantities which do not depend upon any other physical quantity. ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी यूनिवर्स में जो किसी और पर डिपेंड ना करती, ये है अपने 7 है ये अपने पास। तो वो 7 कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। जैसे पहली हो जाएगी लेंथ, दूसरी आ जाएगी अपनी मास, तीसरा आ जाएगा टाइम। जो ये बता रहा हूँ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती, सारी इंडिपेंडेंट है यूनिवर्स में। ठीक है, चौथी आ जाएगी अपने टेम्परेचर, पांचवी आ जाएगी करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और जो छठा है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और जो 7वां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो अपने आप में यूनिवर्स में इंडिपेंडेंट है सारी, किसी की हेल्प से नहीं बनती है। और जो आएंगी वो ड्राइव्ड यूनिट्स आएंगी जो इनकी हेल्प से बनेंगी, जो ये 7 बताए हैं ना इन्हीं की हेल्प से बनती रहेंगी ये वाली। ठीक है, जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आएगी नेक्स्ट स्लाइड में करवाऊंगा उसमें, तो उसमें जो भी आएंगे वो इनके हेल्प से बनेंगे, सब जितनी भी आएंगे ना सब इनकी हेल्प से आएगी। तो इनका देख लेते हैं एक बार, ऐसा यूनिट क्या है इनकी और जो सिंबल है वो क्या है। तो अगर इसको हम नाम दे फिजिकल क्वांटिटी और ये हो जाएगा सीरियल नंबर, ये फिजिकल क्वांटिटी SI यूनिट देख लेते हैं और सिंबल देख लेते हैं। तो लेंथ की SI यूनिट हो जाएगी मीटर, METRE। ठीक है, मास हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है, टाइम हो जाएगा सेकंड्स, टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन। तो केल्विन है इसकी जो SI यूनिट है ना टेम्परेचर को, केल्विन है ना कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा एम्पियर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा मोल, SI यूनिट है ये। ठीक है, मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो SI यूनिट है वो है कैंडेला, और जो मीटर का सिंबल हो जाएगा वो M, किलोग्राम का kg, सेकंड का S, केल्विन का K, एम्पियर का A, मोल का MOL।
ई हट जाता है इसमें, ठीक है। और कैंडेला का हो जाएगा CD, कैंडेला। तो ये सब हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब जो भी आएंगी वो इन्हीं के बेस पे बनेंगी। जैसे ये जितनी भी 7 हैं इन्हीं से मिला मिला के बनती रहेंगी। अब वो जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज आएंगी वो, ठीक है। तो देख लेते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो अब है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो इसके अब अगर डेफिनेशन लिखें तो द फिजिकल क्वांटिटीज which are made up of fundamental quantities, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एरिया की बात करें, AREA एरिया, तो वो होता है, उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर कैसे आ सकता है, लेंथ इंटू लेंथ से आ सकता है। ठीक है। तो लेंथ और लेंथ अपनी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिससे ड्राइव हुआ एरिया। जैसे और देख लेते हैं, वॉल्यूम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या है, m³ या L इंटू L, मतलब 3 बार लेंथ की गुणा करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास। और देख लो जैसे फोर्स आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, हम वेलोसिटी देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। तो ये सारे इंटरकनेक्ट हैं। तो डिस्प्लेसमेंट यानी एक लेंथ ही होती है और टाइम अपना सेकंड में आ जाएगा। तो ये सारे बन रहे हैं, ये वाले, ये सारे ड्राइव्ड क्वांटिटीज है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना हुआ है ये सब। ठीक है। तो ये सब है, ये है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। These all are derived quantities। ठीक। अब देख लेते तो तीसरी टाइप है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जैसे अपने पास एक प्लेन एंगल होएगा, एक सॉलिड एंगल होएगा। तो ये दोनों एंगल आते हैं अपने सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इनके पास क्या है, यूनिट होती है बट डायमेंशनलेस होते हैं ये। ठीक है, डायमेंशन नहीं होता है इनके पास। ये अभी ड्राइव करेंगे तब पता भी चल जाएगा। जैसे प्लेन एंगल है वो कैसे आएगा, प्लेन एंगल के लिए हम अगर मान लेते हैं अपने पास एक ये है, ठीक है, और ये अपने पास एक आई है अपनी, ये तो थोड़ा नीचे बना देता हूँ इसको। एक आंख बना रहा हूँ, एक आई बना रहा हूँ और एक लेंथ बना रहा हूँ। ठीक है, उससे पता चल जाएगा प्लेन एंगल क्या है। तो प्लेन एंगल को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद समझेंगे सॉलिड एंगल को। तो जैसे ये अपने पास आई है अपनी और ये एक बार है लेंथ एल का। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी आई और बार ऑफ लेंथ एल। ठीक है, तो इसको ए नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं बी। तो ए बी का जो एंड पॉइंट है हमारे आंख पे जो एंगल बनेगा ना, ये वाला, तो ये वाला एंगल हो जाएगा अपना थीटा और इसी एंगल को बोलेंगे हम प्लेन एंगल। ठीक है, तो ये थीटा हो जाएगा प्लेन एंगल। समझे? जैसे कुछ भी अपने पास एक डंडा ले लो और उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनसे अपनी आंख पे जो भी एंगल सबटेंड होएगा वो हो जाएगा अपना प्लेन एंगल। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी
द एंगल सबटेंडेड बाय द लेंथ या बार ऑफ लेंथ L by the bar of length L bar of length L on the eye, ठीक है, इज कॉल्ड प्लेन एंगल। ठीक है, अभी इसका डेरिवेशन और देखेंगे प्लेन एंगल का एक बार। तो ये तो हो जाएगा अपना अलग से, ऑन लिख दिया है इधर थोड़ा। ठीक है, ये प्लेन एंगल समझाने के लिए था। अब देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो प्लेन एंगल के लिए डेरिवेशन क्या आएगा, जैसे हमें एक बनाना पड़ेगा सर्किल, और उसके बाद करवा देता हूँ इसको। जैसे ये अपने पास एक सर्कल है और ये हो जाएगा इसका सेंटर, और सेंटर से मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस या फिर ये रेडियस, ठीक है, और ये सबटेंड कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो आर्क हो जाएगी ये वाली, ये आर्क को बोल देते हैं ds, क्योंकि छोटी सी आर्क है तो ds बोल दिया। और ये हो जाएगी अपनी रेडियस, और ये हो जाएगी इसका सेंटर, ठीक है। और ये एंगल मान लेते हैं इसका थीटा, जो कि है प्लेन एंगल, ठीक। तो डेरिवेशन के लिए क्या है, जैसे अगर ये 2 पाई एंगल होता है, यानी ये सर्कल में कितना 360 का बनता है, यानी 2 पाई, तो 2 पाई एंगल में कितनी डिस्टेंस हो जाती है, ये पूरी जो सरकमफेरेंस है वो कवर कर लेता है ये, ठीक है। रिलेशन बता रहा हूँ इसमें आर थीटा और ds में। अगर जो थीटा है वो 2 पाई होता, मतलब ये पूरा 360 होता, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता, यानी इसके पूरी सरकमफेरेंस के बराबर करता। तो 2 पाई एंगल के लिए डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 2 पाई आर कर देगा, क्योंकि जो परिधि के बराबर ही करेगा ना सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस होती है सर्कल की 2 पाई आर, और 1 एंगल के लिए 1 रेडियन, 2 पाई रेडियन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो एंगल की यूनिट है प्लेन एंगल की वो रेडियन है। 2 पाई रेडियन एंगल के लिए डिस्टेंस कितनी, 2 पाई आर। एक रेडियन एंगल के लिए डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर और अपॉन 2 पाई। और क्या है डी थीटा या फिर थीटा या डी थीटा, क्योंकि छोटा एंगल है तो ये थीटा की जगह डी थीटा लिख लेते हैं। ये थीटा है, इधर डी थीटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी थीटा। तो डी थीटा रेडियन के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी अपनी 2 पाई आर और डिवाइड बाई 2 पाई और इंटू डी थीटा, ठीक है। तो 2 पाई से 2 पाई मर जाएगा, बचेगा कि अपने पास आर डी थीटा बचेगा। तो जो डिस्टेंस है थीटा डी थीटा एंगल के लिए जो डिस्टेंस है वो मानी हमने एस डी एस मानी है ना, क्योंकि जैसे ये वाली है अपनी, तो ये डी थीटा के लिए लेंथ है ना डी एस, तो डी एस कितनी हो जाएगी अपनी, डी एस हो जाएगी आर डी थीटा, आर डी थीटा। जैसे ये है, ये आर बचा यहाँ पे, 2 पाई से 2 पाई मर गया, आर डी थीटा बचा। तो जो डी थीटा रेडियन एंगल के लिए डिस्टेंस कितनी है वो मानी हमने डी एस, तो डी एस बराबर हो जाएगी आर डी थीटा के, ठीक है। और डी थीटा क्या हो जाएगा फिर, डी एस अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो डी थीटा बराबर हो जाएगा डी एस और अपॉन आर। तो डी एस को क्या बोलते हैं, आर्क भी बोल सकते हैं, ए आर सी, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ था, जो डी थीटा के बीच में इनके रिलेशन क्या थी, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन थीटा आर थीटा एंड डी एस। तो रिलेशन बिटवीन आर डी थीटा एंड डी एस,
ठीक है। तो ये आ जाएगी अपनी ds बराबर है r d थीटा, और जो d थीटा है वो आ जाएगा ds अपॉन r। तो जैसे ये हमने बताया था कि डायमेंशन लेस है, यूनिट तो है इसकी रेडियन, जैसे ds इसको किस में मेजर करेंगे, लेंथ में, और जो रेडियस है वो भी लेंथ में, तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो बचेगा कि अपने पास कुछ नहीं बचेगा ना, तो ये हो जाएगी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जैसे ये अपना प्लेन एंगल भी डायमेंशनलेस, और जो सॉलिड एंगल है ये भी डायमेंशनलेस आएगा। इसका भी डेरिवेशन बताएंगे अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो प्लेन एंगल का समझ में आ गया होगा सारा, प्लेन एंगल कैसे बनता है, डेरिवेशन क्या है प्लेन एंगल का, जो फॉर्मूला है वो क्या है, ds अपॉन r, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। ये इसका डेरिवेशन हो गया पूरा। और अब बढ़ेंगे हम सॉलिड एंगल की ओर। तो जो सॉलिड एंगल है अपना, जैसे ये वाली चित्र बनाया मैंने ये वाला, तो ये एक है स्क्वायर प्लेट ABCD, स्क्वायर प्लेट, ठीक है। जो ABCD से अगर हमारी आंख पे जो भी बनेगा ना एंगल सबटेंड होएगा, तो ये अपनी आई है, तो वो एंगल होएगा सॉलिड एंगल। जैसे ये वाला पूरा एंगल है तो ये हो जाएगा सॉलिड एंगल। और देखें अगर हमारे पास जो बर्थडे वाली कैप टोपी रहती है वो वाली, तो जैसे उसको बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होएगा ना ये होएगा अपना सॉलिड एंगल। ये प्लेन एंगल की तरह नहीं है, ठीक है। अगर ये अपनी कैप है बर्थडे वाली, तो जो इसके जो ये अपना सर्किल है ऊपर, सर्किल से जो भी सेंटर पे बनेगा, ये अगर ओ मानने इसको सेंटर, तो जो भी कोण बनेगा इस पे वो रहेगा अपना सॉलिड एंगल। इमेजिन हो गया होगा ना, जैसे एक अपने पास मान लेते हैं, एक अपने पास एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, और अगर इसके चारों कोणों को मिलाएं आंख से हम, तो ये वाला जो एंगल बन के आएगा वो आएगा अपना सॉलिड एंगल, ठीक है। ये प्लेन एंगल की तरह नहीं है, एक पूरा 3D टाइप का एंगल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की जो डेफिनेशन करेंगे अभी, और इसकी जो यूनिट है वो है स्टीरेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल, तो जो प्लेन एंगल था वो था लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे हमने एक रोड मान ली है, ठीक है, तो वो प्लेन एंगल के लिए था। तो इसके लिए क्या आएगा, हमें जरूरत पड़ेगी एरिया की। जैसे ये स्क्वायर प्लेट है, या फिर ये एक स्क्वायर प्लेट है, या फिर ये सर्कल है, तो इसके एरिया की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि एरिया से जितना वो आ रहा है ना अपना ये वाला एंगल बन रहा है वो होएगा सॉलिड एंगल। तो अगर इसकी जो यूनिट है वो है स्टीरेडियन, ठीक है, यूनिट है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है हमें तो क्या लिखेंगे, द एंगल सबटेंडेड बाय 2D ऑब्जेक्ट टू आवर आई, तो वो वाला एंगल हो जाएगा अपना कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा, अगर सॉलिड एंगल को हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, सिंबल फाई, तो जो फाई का फॉर्मूला आएगा वो आएगा DA और अपॉन R स्क्वायर। इसका डेरिवेशन भी अभी देखेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में, ठीक है। ये कैसे याद रखेंगे, जैसे जो अपना प्लेन एंगल था वो था ds बाई आर, जो प्लेन एंगल था अपना थीटा डी थीटा वो था ds और अपॉन r, मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना। तो ऊपर आया यहाँ पे s और नीचे आया r, तो l से l कट जाए। जैसे ऊपर आया एरिया तो नीचे आएगा r स्क्वायर, जो एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ, और जो रेडियस होते हैं वो भी लेंथ इंटू लेंथ, तो दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएंगी, ठीक है। तो बोथ आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी।
both plane angle and solid angle are dimensionless. क्वांटिटी, बट इनकी जो यूनिट है इनके, ठीक है, उनके पास यूनिट है, डायमेंशन नहीं है। तो जो प्लेन एंगल है उसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन, और जो सॉलिड एंगल उसकी हो जाएगी स्टीरेडियन, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं एक बार। तो ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, ये है 3D ऑब्जेक्ट, मतलब ये प्योर हेमिस्फीयर नहीं है, ठीक है। और जो इसकी ये वाली है, ये नाम दिया है एक्सिस इसकी, जो ये आकृति बनाई हमने, और अल्फा एंगल यानी थीटा एंगल ऊपर जाके डी थीटा सबटेंड करता हो हम ये वाला एक जो एलिमेंट है ये वाला काटेंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट कैसा आएगा, अगर इसको काटेंगे तो ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये पूरा पीछे आगे पीछे दोनों कटेगा। जैसे अब दिखा देता हूँ इसको एक बार मैं, अगर यहाँ से कटेगा ये, ठीक है, तो जो ये वाला है अपना पोर्शन, इसमें ब्लू रंग भर देता हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है ये रहेगा आगे पीछे दोनों साइड, क्यों, क्योंकि एक बाउल की तरह है, कटोरे की तरह है, ठीक है। और कटोरे के ऊपर से थोड़ा जाके उधर ये काटा है हमने, ठीक है, समझ रहे हो ये वाला तुम। तो ये आगे और पीछे दोनों साइड है। तो ये अपनी एक आएगी अपनी एलिमेंटल रिंग टाइप आएगी, ठीक है। तो इस रिंग को बना देता हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा कुछ इस प्रकार से एलिमेंटल रिंग, ठीक है। और ये है अपना ब्लू कलर, ठीक है। तो ये dx लेंथ मानी हमने, जो ये ब्लू कलर से मैंने दिखा दी इसकी, ये है dx या ds। तो ds किसके बराबर हो जाएगा, अगर ये इसकी रेडियस r है तो r d थीटा हो जाएगा, ये r d थीटा, ठीक है। ds बराबर हो जाएगा r d थीटा। तो जो इसकी विड्थ है वो हो जाएगी r d थीटा, और जो सॉलिड एंगल है वो उसका फॉर्मूला क्या था, सॉलिड एंगल फाई बराबर था अपना a अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो हमें पहले एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमने ये 3D ऑब्जेक्ट माना, इसका एरिया कैसे निकलेगा, टुकड़ों में निकलेगा। जैसे अभी थोड़ा ये लिया हमने ये वाला, अगर ये थोड़ा एंगल और बढ़ाएंगे तो ये वाला आ जाएगा इतना, और बढ़ाएंगे तो ये वाला आ जाएगा, और बढ़ाएंगे तो ये वाला पूरा आ जाएगा। तो जो हमने 3D ऑब्जेक्ट माना इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल है इसको हम वेरी कराएंगे 0 से, मान लेते हैं अल्फा एंगल है इसको, ठीक। तो ये पूरा एंगल माना हमने अल्फा, तो अल्फा को वेरी कराएंगे 0 से अल्फा तक, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। और इसको रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो सॉलिड एंगल पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो एरिया के लिए हमें एलिमेंटल रिंग काटी। अब ये जो एलिमेंटल रिंग है इसको हमने काट के बीच में से, और ये बना दिया एक सीट बना दी है, ठीक है। तो रेक्टेंगल सीट होएगी। तो ये इसका पेंट जो इसमें है, ठीक है, ब्लू कलर का है, ये दिखा दिया मैंने येलो से। तो जो विड्थ है इसकी ये हो जाएगी आर डी थीटा, और जो इसकी जो लेंथ होएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, पेरीफेरी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि सरकमफ्रेंस है ये आई है 2 पाई आर डैश मान लेते हैं इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो इसकी रेडियस है ये वाली रिंग की रेडियस वो आर नहीं है, क्योंकि आर तो बड़े वाले की इसकी, और इसकी रेडियस हो जाएगी, जैसे ये अपनी आर है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर कोस थीटा, और ये वाला हो जाएगा आर साइन थीटा। तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट इसका हो जाएगा आर डैश, ठीक है। अगर हम इसकी रेडियस को माने आर डैश तो वो कितना हो जाएगा, साइन कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा हो जाएगा, आर का साइन कंपोनेंट। जैसे ये वाला आर है और ये हो जाएगा अपना थीटा,
तो आर कोस थीटा होता है ये वाला, जो थीटा के साथ लगता था वो कोस थीटा कंपोनेंट, और जो परपेंडिकुलर आता है वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ठीक है, आर का। तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो अपने पास आर डैश की जगह आर साइन थीटा लिख सकते हैं हम, तो डैश को मिटा के आर साइन थीटा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो एरिया कितना आ जाएगा अपना, जैसे एलिमेंटल रिंग है तो छोटा सा एरिया आएगा, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट काटा था, तो डी ए हो जाएगा अपना, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, क्योंकि एक रेक्टेंगल टाइप दिख रही है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो ये आर डी थीटा और इंटू 2 पाई आर साइन थीटा, ठीक है। रीअरेंज करेंगे इसको तो डी ए बराबर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। छोटा सा एरिया आ गया। अगर छोटा सा एरिया आ गया तो हम अल्फा को 0 से अल्फा तक वेरी कराएंगे तो सारा एरिया निकल के आ जाएगा इसका। तो छोटा छोटा एरिया जोड़ने में क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और लिमिट है कहाँ से, 0 से अल्फा तक, ठीक है, बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा, और इसकी भी 0 से अल्फा तक, ठीक है। अब डी ए का इंटीग्रेशन तो ए हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, तो 2 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट से बाहर इससे इंटीग्रेशन से, और साइन थीटा का होता है माइनस कोस थीटा, और जो अपनी रेंज है वो है 0 से अल्फा तक। तो दिस इम्प्लाइज ए अपना हो जाएगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और इंटू हो जाएगा, जैसे अल्फा रखेंगे यहाँ पे तो अल्फा रखेंगे तो माइनस का अल्फा, 0 रखेंगे तो माइनस 0 कोस 0 होता है 1। तो एक बार बता देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप लिख देंगे ये। तो ये है माइनस का कोस अल्फा और माइनस का कोस 0 डिग्री, ठीक है, ये बनेगा। तो जो ये वाला है 0 डिग्री माइनस ये कोस 0 1, तो ये -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो 1 माइनस कोस अल्फा हो जाएगा बाद में ये, ठीक है। अगर इसको एलाबोरेट करेंगे तो हम, जैसे कोस 0 1 -1 और माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 माइनस कोस अल्फा आएगा। तो एरिया अपने पास आ जाएगा, एरिया आ गया अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर और इंटू 1 माइनस कोस अल्फा, ठीक है। तो ये एरिया आ गया। अब सॉलिड एंगल बताना है, तो सॉलिड एंगल क्या है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे बस, और ये एरिया की जगह फाई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फाई बराबर हो जाएगा 2 पाई और 1 माइनस कोस अल्फा, ठीक। तो ये जो इक्वेशन, जो अपनी इक्वेशन आई है फाई इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा, तो अल्फा यहाँ पे प्लेन एंगल है और ये है सॉलिड एंगल, तो ये रिलेशन भी पता चल गया इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, और इसको बनाया हमने, एक रेक्टेंगल शीट बनाई है इसकी, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैंची चला देंगे तो ये एक शीट बन जाएगी अपने 2D में, इस प्रकार से, ठीक है। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला भी आ गया ए बटे आर स्क्वायर, ये देखना नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते कैसे आया ए बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो डी ए था अपना, या फिर जो फाई था, फाई आया था अपना डी ए का इंटीग्रेशन और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी आर कैपिटल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने पास आया था फाइनली। तो डी ए है, इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। जो वेरी करेंगे वो हो जाएगा 0 से अल्फा एंगल, तो 0 से अल्फा एंगल में सारा एरिया कवर हो जाएगा उसका।
तो यहाँ पे अपना रेडियस कांस्टेंट है, तो 2 पाई और आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा रेडियस के कांस्टेंट से, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, और जो लिमिट है वो है 0 से अल्फा। ठीक है, तो अपना जो ये फाई आएगा, सॉरी डी ए आएगा ना, तो ये टोटल एरिया हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन कर दिया ना हमने, तो एरिया हो जाएगा, ये एरिया कितना हो जाएगा अपना 2 पाई आर स्क्वायर और ये कोस थीटा यानी माइनस का कोस अल्फा और माइनस का कोस 0 डिग्री। ठीक है, तो ये कोस 0 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, जैसे ये माइनस है कोस 0 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। तो फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एरिया बराबर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और 1 माइनस कोस अल्फा, क्योंकि 1 तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का कोस अल्फा एज इट इज रह जाएगा। तो अपने पास एरिया आ गया है ये वाला। ठीक है, एरिया आ गया, तो फाई कितना आ जाएगा, फाई हो जाएगा अपने पास एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 माइनस कोस अल्फा और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, जो फाई एंगल आएगा ये सॉलिड एंगल आएगा, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा अपना 2 पाई और 1 माइनस कोस अल्फा। ठीक है, ये रिलेशन आ गई, इसमें जो अल्फा अपना माना था प्लेन एंगल और ये आएगा सॉलिड एंगल, तो इसको हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। ठीक है, तो ये वाली को हम याद रखेंगे क्वेश्चन को, ये जरूरत पड़ती रहती है इसकी। तो फाई हो जाएगा अपना, फाई बराबर है 2 पाई और 1 माइनस कोस अल्फा। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत अभी? तो जो अपना सॉलिड एंगल हो गया स्फीयर पे, या जो स्फीयर का सेंटर है उस पर 4 पाई सबटेंड करता है, वो भी देख लेते हैं कैसे। ठीक है, जो पिछला वाला चित्र तो याद ही होगा जो मैंने बनाया हुआ था, या फिर से बना देता हूँ उसको एक बार। ऐसे वाला जो चित्र था, और ये था इसका बीच वाला, और ये था अपना अल्फा। ठीक है, अल्फा को अगर 90 डिग्री लें तो ये बन जाएगा अपने पास सेमिस्फीयर। जैसे 90 डिग्री आएगा तो अल्फा ऐसा हो जाएगा ये, और अगर ये वाली लाइन है अपनी एक्सिस इसकी, तो अल्फा हो जाएगा ये सेम। ठीक है, नीचे भी ऐसे ही था, जो चित्र बनाया था वो नीचे ऐसे मिला हुआ था ना ये वाला, तो सेम ही आएगा ये भी अल्फा। इसको मिला ही देता हूँ, जैसे ये ऐसे था ये भी अल्फा ही रहेगा, ऊपर वाला भी अल्फा है, क्योंकि सिमेट्री एक्स एक्सिस की सिमेट्री है ना ये, तो दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री के। अगर अब इस पे ये इसको मिलाएंगे हम, तो ये बन के आएगा एक स्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, ऐसा कुछ बन के आएगा, देख लेते हैं अब आ रहा है कि नहीं इससे। हेमिस्फीयर आना चाहिए, अगर अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 रखें तो। ठीक है, तो फाई कितना आएगा, अल्फा की वैल्यू इसमें रख रहे हैं हम पाई बाई 2। ठीक है, 90 डिग्री कोस 90 हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, जो वो अपना सॉलिड एंगल है वो 2 पाई। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इफ अल्फा बराबर है पाई बाई 2 देन फाई कितना आया अपना, सॉलिड एंगल आया अपना 2 पाई। ठीक है, और अगर अल्फा बराबर ले लेते हैं 180, तो कितना आएगा एक बार देख लेते हैं इससे। तो फाई आ जाएगा अपना 2 पाई और इंटू 1 माइनस कोस 180, कोस 180 होता है माइनस का 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई अपना आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, तो जो ये एंगल है
ये अपना आया 4 पाई जो कि सबटेंड कर रहा है किस पे, सेंटर पे। तो इसकी एक इमेज बना देता हूँ कैसे होएगा। जैसे ये 4 पाई सबटेंड कर रहा है यहाँ पे, अगर इसको हम यहाँ पूरा कर देंगे तो जो ये अल्फ़ा है इसको बढ़ाते बढ़ाते 90 करा, 90 करते करते यहाँ पे हो जाएगा 180। तो जो ऊपर बनेगा ऐसा ही नीचे वाला भी बनेगा पोर्शन एक, क्योंकि सिमेट्री चल रही है। ये अल्फ़ा था, ये भी अल्फ़ा था, जैसे ये अल्फ़ा था, ये भी अल्फ़ा था, ये 90 हुआ तो ये भी 90 हुआ। अगर ये 180 हो रहा है तो नीचे वाला भी 180 होएगा, मतलब ये पूरा सेम ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपना, 4 पाई हो जाएगा। किस पे, अगर अल्फ़ा को 180 रख रहे हैं, यानी पाई रख रहे हैं अल्फ़ा को। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। जैसे डी ए बाई आर स्क्वायर ही क्यों आया था, ये तो पता चल गया ना, 4 पाई सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसी यहीं पे बता देता हूँ इसका, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो ये था 4 पाई एंगल या 4 पाई स्टेरेडियन एंगल is subtended at center of sphere। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है, अभी जो डेरिवेशन कर ही लिया इसका। तो एक बार स्फीयर बना लेता हूँ एक। ये स्फीयर की जरूरत है नहीं, हम इसकी डेरिवेशन ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, या बना ही लेते हैं फिर एक स्फीयर। ठीक है, ये एक स्फीयर है। ठीक है, इसे लिख देता हूँ स्फीयर या फिर होलो स्फीयर। ठीक है, ऐसे 3D लगनी चाहिए। ठीक है, एक समान है सब। ऊपर से देखेंगे तो जो स्फीयर है इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो 4 पाई एंगल है, 4 पाई स्टेरेडियन एंगल में एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और एक स्टेरेडियन एंगल में एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई, यानी आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। और अगर फाई ले रहे हैं हम, फाई स्टेरेडियन एंगल में एरिया कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू फाई। ये आर स्क्वायर क्यों आया, जैसे 4 पाई है, अपॉन करेंगे 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक स्टेरेडियन एंगल में एरिया आ जाएगा आर स्क्वायर के बराबर। और फाई स्टेरेडियन एंगल में एरिया कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई फाई। ठीक है, तो एरिया बोला है तो एरिया बराबर हो जाएगा किसके, आर स्क्वायर और इंटू फाई। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो जो स्टेरेडियन एंगल आ गया अपने पास, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर स्टेरेडियन। तो इसका डायमेंशन है m0 l0 t0, मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और रेडियस हो जाए, इसकी जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन था। ये स्फीयर है भाई एक, ये है पूरा स्फीयर है, इसलिए मैंने ये वाला दिखाया है ताकि ये दोनों में पता चले कि हाँ भाई एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। एक और आ जाएगा, यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, देख लेना बना के, स्फीयर है ये। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट आता है अपना डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस आर द पार्ट्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर हम फोर्स की बात करें, हम
या फिर पहले वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और अपॉन हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं हम एल, और अपॉन टाइम का होता है टी। जो डायमेंशन है वो है जैसे मास, लेंथ, टाइम। तो मास का आएगा m, लेंथ का आएगा l, टाइम का आएगा t, और टेम्परेचर का आ जाएगा TEMP, टेम्परेचर का आ जाएगा केल्विन, और लुमिनस इंटेंसिटी बच गया LU, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका आ जाएगा CD, और बच गया अपने पास मोल ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका हो जाएगा मोल, और एक हो गया अपना करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका हो जाएगा एम्पियर था ए, ठीक है। तो जो डायमेंशंस में यूज होते हैं वो होते हैं एम, एल, टी, केल्विन का केस, और CD, और मोल, और एम्पियर का ए, कैंडेला का CD, ठीक है। ये यूज होते हैं सब में। तो जो वेलोसिटी है उसका डायमेंशन हो जाएगा अपना एल टी इनवर्स, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम एल टी की पावर -1, ठीक है। और ये करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाएंगी। तो डायमेंशंस क्या दर्शाया गया है, डायमेंशंस आर द पार्ट्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। जैसे ये लेंथ है, ये 1 रेज करा है, और टाइम है वो है -1। तो जो डायमेंशंस हैं वो है 1, -1, और लिख देंगे हम लेंथ में 1, टाइम में -1, ठीक है। अब जैसे एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी और अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी का तो हमने निकाल लिया ये, जैसे एल टी इनवर्स है, और अपॉन में हो जाएगा टी। तो जो इसका डायमेंशन आएगा वो हो जाएगा एल टी की पावर -2, ठीक है। डायमेंशन क्या दर्शाए गए हैं, जैसे डायमेंशन आर दी पार्ट्स, ठीक है। तो जैसे लेंथ में 1 पार और टाइम में -2 का पार, तो वहाँ पे हम लिखेंगे जैसे डायमेंशन ऑफ द पावर ऑफ पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। तो जैसे लेंथ 1 में रेज करा है, जैसे 1 पावर होगी इधर, टाइम -2 है, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1, -2, और 1 इन लेंथ, और 2 इन टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएंगे डायमेंशन आर दी पार्ट्स, ठीक है। पावर है, जो भी पावर आ रही है वही है इनका डायमेंशन। जैसे और देख लेते हैं, जैसे अब एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गई, फोर्स देख लेते हैं। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का तो हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन का भी आया था एल टी की पावर -2। तो जो फोर्स का डायमेंशन आ जाएगा m एल टी -2, यानी मास में 1 पावर, लेंथ में 1 पावर, और टाइम में -2 पावर, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएंगे 1, -2, और वहाँ पे लिख देंगे 1 इन मास, 1 इन लेंथ, एंड -2 इन टाइम। माई कट गया था भाई, एक बार देख लेते हैं, आवाज़ सही आ रही है तो बता देना, ठीक है। फोर्स हो गया। अब आएगा मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, mv। तो मास का हो जाएगा m, वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी की पावर -1, ठीक है। तो जो डायमेंशन हो जाएगा ये मोमेंटम का हो जाएगा एम एल टी की पावर -1। अब आ जाएगा वर्क। तो फोर्स, मोमेंटम, वर्क, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। फोर्स का है एम एल टी की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एल। तो ये कितना हो जाएगा, एम एल की 2 और टी की पावर -2, ये गुणा एल है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगी, स्क्वायर। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? अब आएगा वर्क के बाद आएगा पावर। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो ये सारे फॉर्मूले अभी जब लेक्चर्स आएंगे उसमें पढ़े जाएंगे, ठीक है। तो वर्क का तभी निकाल लिया हमने ये, तो ml2 और t-2 और अपॉन टाइम का t, तो ये हो जाएगा t ऊपर चला जाएगा तो ml² t⁻³ हो जाएगा, ठीक है। इसका डायमेंशन हो जाएगा पावर का। फिर आ जाएगा अपना एनर्जी। तो जितनी भी एनर्जी आएंगी वो एक एनर्जी सारी सेम रहेंगी, पर उनका आएगा सेम। तो हम लिख लेते हैं हाफ mv² से देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो हाफ का तो कुछ होएगा नहीं, कांस्टेंट है, तो मास का m और इंटू एल टी इनवर्स और इसका पावर हो जाएगा 2। तो ये क्या बनेगा, m l की 2 और t की पावर -2, ठीक है। तो एनर्जी का आएगा डायमेंशन फॉर्मूला ये वाला, ये सब के लिए सेम है। एनर्जी कितनी भी हो, जैसे mgh हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, जो भी जितने भी एनर्जी आएंगी सबका यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/टाइम होता है, ठीक है। तो टाइम इनवर्स हो जाएगा ये, तो m0 l0 t की पावर -1। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। फिर आता है अपना एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है v परपेंडिकुलर और अपॉन r। तो वेलोसिटी का हो जाएगा lt इनवर्स और रेडियस का हो जाएगा l। तो ये l से l मर जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, t इनवर्स बच जाएगा। तो ये इसको लिखेंगे हम m0 l0 t की पावर -1, ठीक है। अब आ जाएगा इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स और इनटू टाइम, यानी डेल्टा टी, मतलब कितने टाइम के लिए फोर्स लगा है, ठीक है। मान लो किसी चीज़ को हम धक्का रहे हैं तो कितनी देर के लिए फोर्स का यूज़ हुआ है, वो है इम्पल्स। तो फोर्स का होता है mlt की पावर -2 और इंटू डेल्टा टी है तो टी हो जाएगा ये। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, एक टी से एक टी मर जाएगा, तो mlt की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं टॉर्क। तो ये सारे फॉर्मूले पढ़ाऊंगा अभी आगे, जब जैसे जैसे चैप्टर आते रहेंगे तो पढ़ते रहेंगे उसमें, ठीक है। अभी तो ये दिया है तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालने हैं बस। तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं एफ आर कोस थीटा साइन थीटा, सॉरी, ठीक है। एफ आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं, आर साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा क्या है, थीटा तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा एम एल टी की पावर -2 और इंटू एल। तो ये बनेगा अपना एम एल स्क्वेयर, क्योंकि एक एल ये है, एक एल ये है और टी की पावर -2, ठीक है। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा इसका। फिर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, ठीक है। तो आई हो जाता है अपना mr², ठीक है। जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो मास का ही काम करता है, जैसे फोर्स इज इक्वल टू एम में आता है वो वाला। ये पढ़ेंगे हम रोटेशनल मैकेनिक्स में आएगा, जब 7वां चैप्टर है शायद 11th क्लास का, उसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो मास का कितना हो जाएगा m और l² हो जाएगा ये, और t की पावर हो जाएगा 0, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा इसका। और हो जाएगा जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है अपना फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल।
तो जो स्ट्रेस है वो है फोर्स mLT⁻², और डिवाइड बाई एरिया लेंथ इंटू लेंथ यानी L का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना mL⁻⁻1 और T⁻²। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा इसका डायमेंशन। और ये स्ट्रेन तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि लेंथ का L और लेंथ का L। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी लिख सकते हैं ये सब, ठीक है। तो इसका बन जाएगा m0L0 T⁻0 और स्क्वायर ब्रैकेट बंद है। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे। और ये था पहला लेक्चर इसका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का। तो फिजिक्स स्टार्ट हुई है आज, ठीक है। तो कल आएगा इसका दूसरा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और उसके बाद जो बताया था जिसके और बताया था ये इसका थंबनेल में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, वो कल वाले लेक्चर में करवाऊंगा। अब लेक्चर ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।